आज हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, तो अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। इसमें प्रिज्म का अध्ययन करेंगे। ये हमारा प्रिज्म का कोण है। यहाँ से एक किरण चली जो कि प्रिज्म के आधार के समांतर होके अपवर्तित हो गई। यहाँ पे कोण हमारा आपतन कोण बन रहा है आई, इस तरफ बन रहा है इस पृष्ठ में आई डैश, ये कोण आर है, यहाँ पे कोण हमने आर डैश मान लिया। अब देखेंगे हम लोग, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण आई है तो इसके शीर्षाभिमुख कोण पूरा कोण आई रहेगा, मगर नीचे का कोण अगर आर निकल गया तो ये आई माइनस आर। इसी प्रकार ये पूरा कोण आई डैश तो इसके सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण भी आई डैश रहेगा, मगर नीचे से अगर आर डैश घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कोण बचा हमारा आई डैश माइनस आर डैश। और ये डेल जो हमारा दिखा रहा है ये विचलन कोण है। तो देखेंगे चित्रानुसार ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे दिया ई और इसका नाम दे दिया एफ। तो देखेंगे त्रिभुज डी ई और एफ में जो डेल है हमारा बहिष्कोण है। तो जो बहिष्कोण है जिसको हम लोग विचलन कोण कह सकते हैं डेल, तो जो बहिष्कोण यानी बाहर का जो कोण होता है वो त्रिभुज के अंदर के दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंदर पहला कोण है हमारा आई माइनस आर और जो दूसरा कोण है वो है आई डैश माइनस आर डैश। ब्रैकेट खोलेंगे तो आई और आई डैश एक साथ ले लेंगे, यहां से माइनस और यहां से माइनस कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा आर प्लस आर डैश। इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोण ए और कोण ओ, कोण ए और कोण ओ मिलके हमारा आ रहा है 180 अंश तथा त्रिभुज DEO में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए R प्लस दूसरा कोण है R डैश और तीसरा कोण हमारा है O, इनका भी मान 180। तो ये भी 180 है और ये भी 180, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए कोण A और प्लस कोण O बराबर R प्लस R डैश और प्लस कोण O। तो यहाँ से कोण O और कोण O कैंसिल हो गया, यानी A बराबर आ गया R और प्लस R डैश। समीकरण नंबर 2। हमको अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना है। अपवर्तनांक को प्रदर्शित n से करते हैं तो स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर, यानी आई और आर इन दोनों की हमको वैल्यू प्राप्त करनी है। आई निकालेंगे और आर निकालेंगे और स्नेल के नियम में रख देंगे तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, क्योंकि ये कोण हमारा जो बन रहा है 90 और यहां से बन रहा था 90, इसलिए इस चतुर्भुज में जब दो कोण 180 हो गए तो आमने सामने के कोणों का योग 180 लिया गया है, इसीलिए कोण ए और प्लस कोण ओ बराबर 180 था। तो देखेंगे ए बराबर आर प्लस आर डैश हमारा आ गया। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में अगर जो ये विचलन कोण है बहुत ही छोटा हो तो डेल बराबर डेल एम, आई डैश बराबर आई व आर डैश बराबर आर लेने पर हमको मान आई का चाहिए और आर का चाहिए। तो देखेंगे पहले समीकरण 2 से ए बराबर आर लिखा रहेगा, आर डैश का मान किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो ए बराबर हमारा आ गया 2r या आर बराबर ए बटे 2। आर का मान हमको प्राप्त हो गया
पुनः समीकरण 1 से डेल बराबर हमारा है डेल एम के, आई डैश बराबर हमारा है आई के, आर डैश की वैल्यू है आर, डेल एम बराबर आई और आई जुड़ के हमारा 2i हो जाएगा, आर और आर जुड़ के 2r हो जाएगा। क्योंकि इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 3 से डेल एम बराबर 2i, और ये 2r की वैल्यू समीकरण 3 से है a, तो डेल एम ये प्लस का a हो जाएगा बराबर 2i, या i बराबर डेल एम प्लस a अपान 2। यहां से हमको i की वैल्यू फाइंड हो गई, यहां से r की, क्योंकि स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन i बटे साइन r, तो n बराबर साइन i की जो वैल्यू है वो डेल एम प्लस a अपान 2, और अपान में r की वैल्यू है हमारी a/2, तो a/2। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। एक बार फिर से देखेंगे इसको। स्नेल में ये प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र जो है, इसका निगमन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। चित्र में जो डेल है हमारा विचलन कोण प्रदर्शित कर रहा है, ये आई है, इधर आई डैश है, ये आर है, ये आर डैश है। जब ये कोण हमारा आई है तो ये पूरा कोण हमारा आई होगा सामने का, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मगर नीचे का कोण हमको आर पता है, तो पूरे कोण आई से अगर आर हटा देंगे तो आई माइनस आर, ये यहाँ से यहाँ तक कोण हमारा आई माइनस आर। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक कोण हमारा आई डैश माइनस आर डैश। दिमाग में इतना रखना है कि हमको आई और आर इन दोनों की वैल्यू प्राप्त करनी है। पूरे प्रूफ में सबसे महत्वपूर्ण है कि आई और आर की वैल्यू कैसे प्राप्त की जाए। तो देखेंगे जो हमारा त्रिभुज डी ई और एफ है, इसमें जो डेल है हमारा वो बहिष कोण है, तो बहिष कोण त्रिभुज के अंदर के दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल जो है हमारा ये और ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया। तो आई वाले हमने 1 पास कर लिए और आर वाले कोण 1 पास कर लिए। आप देखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, क्योंकि ये और ये कोण 90 है। चतुर्भुज ए डी ओ और ई में डी और ई 90-90 है, तो ए और ओ का योग भी 180 होगा। इसी प्रकार त्रिभुज डी ओ और ई में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो एक कोण आर है, दूसरा आर डैश और तीसरा नहीं पता है तो ओ ही लिखा रहने देंगे। तो जब दोनों के मान 180 हैं तो ये और ये दोनों वैल्यू हमने बराबर कर दी, जिससे कोण ओ कैंसिल हो गया। तो ए बराबर मेरा आर प्लस आर डैश आ गया, इसी को समीकरण 2 मान ली। यदि ये विचलन कोण दिख रहा है, अगर ये विचलन कोण बहुत ही छोटा हो तो डेल बराबर डेल एम मतलब डेल मिनिमम, तो आई डैश बराबर आई हो जाएगा और आर डैश बराबर आर। तो हमको अब यहीं से आर और आई की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान में रखना होगा। तो समीकरण 2 से आर डैश की जगह हमने आर रख दिया, तो आर आर 2r हो गया, या फिर आर बराबर a/2, तो आर की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 से देखेंगे, डेल की जगह पर हम लोग डेल एम रख देंगे, आई डैश की जगह पर आई रख देंगे और आर डैश की जगह पर आर रख देंगे। तो आई आई 2i और ये 2r हो गया। चूंकि 2r की वैल्यू यहाँ से a थी तो इसमें हमने a रख दिया, इसको इधर ले आए, तो यहाँ से i की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। स्नेल के नियम में i और r की वैल्यू रख देने से प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त हो गया। अब प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो निगमन हम लोगों ने किया सूत्र का, उसके बाद हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम का अध्ययन करेंगे। अब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार बायो-सेवर्ट में क्या होता है, माना एक धारावाही चालक तार AB है, माना एक धारावाही चालक तार AB है जिसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या देखेंगे हम लोग कि माना एक धारावाही चालक तार AB है जिसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार का एक छोटा सा खंड ले लेंगे जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। इस तार AB के एक छोटा सा खंड डेल्टा एल लेंगे जिसका मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से देखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम में ये चित्र बना लेंगे, इस चित्र को दिमाग में रखेंगे और चित्र के अनुसार ही इसकी जो थ्योरी है या भाषा है लिखी जाएगी। कि माना एक
धारावाही चालक तार AB है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक धारावाही चालक तार AB है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार के एक छोटे से खंड जिसकी लंबाई डेल्टा L है, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। किन किन बातों पर? नंबर 1 देखेंगे हम लोग, छोटा सा खंड है तो तीव्रता भी कम होगी, तो इसलिए इसको डेल्टा बी कहेंगे। तो जो डेल्टा बी है, चालक तार में बहने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करेंगे। अल्प है तो इसलिए डेल्टा लगा दिया। तो डेल्टा बी जो है नंबर 1 चालक में बहने वाली धारा के अनुपाती होगी। नंबर 2 दूसरी बात क्या है, चालक तार जो है उसके खंड डेल्टा एल, जो चालक तार का छोटा सा खंड लिया उसकी लंबाई के अनुपाती होगी। फिर डेल्टा बी जो है वो चालक तार के साथ जो कोण बन रहा है उसकी ज्या साइन थीटा के अनुपाती। और नंबर 4 जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बिंदु O से R दूरी पर, जो बिंदु P की दूरी है बिंदु से, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो फिर से देखेंगे कि माना एक धारावाही चालक तार AB है जिसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। इस चालक तार के छोटे से खंड जिसकी लंबाई डेल्टा L है, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करेगी। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुपाती होगी जो कि चालक तार में बह रही है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार के खंड के लंबाई के अनुपाती होगी, ज्या के अनुपाती होगी और बिंदु O से P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। 4 बातें पता चली। चारों समीकरणों को मिलाने पर तो डेल्टा भी कॉमन मिल जाएगा, अनुपाती I डेल्टा L साइन थीटा और बटे R स्क्वायर। जब अनुप्रमानुपाती का निशान हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट म्यू 0/4 पाई जोड़ देंगे R स्क्वायर। यही हमारा बायो सेवर्ट का नियम है। इसमें लिख देंगे जहां म्यू 0/4 पाई एक नियतांक है। तो इस प्रकार से देखा हम लोगों ने कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के अनुपाती, लंबाई डेल्टा एल के अनुपाती, ज्या के अनुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चारों समीकरणों को मिला देंगे, जो ऊपर है उनको ऊपर लिख देंगे और जो नीचे है उसको नीचे लिख देंगे। और अनुपाती का जब निशान हटाएंगे तो यहाँ पर नियतांक म्यू 0/4 पाई लगाया जाएगा और जो प्राप्त होगा यही बायो सेवर्ट का नियम है। इसकी 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बायो सेवर्ट के नियम के बाद अगला प्रूफ है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखेंगे एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है, a है, और इस कुंडली के केंद्र O पर, इस कुंडली के केंद्र O पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे ये कि इस कुंडली, जो वृत्ताकार कुंडली है, इसकी परिधि को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया, जिसमें से एक खंड लिया जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। तो एक खंड के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद पूरी परिधि के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा लिख देंगे कि माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली AB है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस कुंडली की त्रिज्या a है। इसके केंद्र O पर जो है हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से देखेंगे, हम लोग लिख देंगे कि माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस कुंडली के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस कुंडली की त्रिज्या a है। तो करना क्या है, इसमें इस पूरी कुंडली की परिधि को छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेंगे, जिसमें से एक खंड की लंबाई डेल्टा एल मान लेंगे और इस खंड के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, जिसके बाद पूरी परिधि के कारण हमको सरलता पूर्वक केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए इस प्रूफ में हम लोग बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करेंगे। देखते हैं।
परिधि के खंड डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ब्रैकेट में लिख देंगे बायो सेवर्ट के नियमानुसार। अब छोटा सा खंड लिया है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी कम होगी, इसके लिए डेल्टा का यूज करेंगे। और बायो सेवर्ट का नियम होता है μ0/4πI डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, मगर यहाँ पर त्रिज्या हम लोगों ने ए मानी है तो ए स्क्वायर। चूंकि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, इसलिए डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4πI डेल्टा एल साइन थीटा की जगह पर 90 रख देंगे अपान ए स्क्वायर। और चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है तो साइन हट जाएगा। डेल्टा बी बराबर मेरा आ गया μ0/4πI डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर। ये हम लोगों को छोटे से खंड डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। अब इसी की सहायता से अतः पूरी परिधि के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो पूरी परिधि के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए बी से यूज करेंगे इसको, और सारे खंडों की तीव्रताओं को जोड़ेंगे तभी हमको प्राप्त होगा। तो इसका सूत्र होगा सिग्मा डेल्टा बी या सिग्मा। अब डेल्टा बी की वैल्यू डाल देंगे μ0/4πI डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग μ0/4πI बटे ए स्क्वायर हम लोग बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा का मतलब योग और डेल्टा मतलब जितने भी खंड है छोटे छोटे सबको जोड़ देंगे, तो अगर सारे खंड जोड़ दिए जाएं तो हमें परिधि प्राप्त हो जाएगी। अतः सिग्मा डेल्टा एल परिधि का काम करेगी, और परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो यहाँ पे त्रिज्या है a, तो इसलिए 2πa। इसलिए b बराबर μ0I अपान 4πa स्क्वायर इंटू, अब सिग्मा डेल्टा एल की जगह हम लोग 2πa लिख देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो b बराबर μ0I अपान 2a। ये हमारी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। एक बार फिर से देख लेंगे। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए पहले इसकी परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में या खंडों में विभाजित कर लेंगे, जिसमें से एक खंड की लंबाई डेल्टा एल मान लेंगे और इसके कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर लेंगे। तो परिधि के खंड डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके नियम से? बायो सेवर्ट के नियम से। डेल्टा बी बराबर बायो सेवर्ट का नियम होता है μ0I डेल्टा एल साइन थीटा अपान 4πa स्क्वायर। त्रिज्या यहाँ पे a मानी इसलिए a स्क्वायर। अब चूंकि थीटा यहाँ पे 90 दिख रहा है तो थीटा की जगह 90 पुट कर दिया, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसलिए साइन 90 हट गया, तो डेल्टा बी बराबर μ0/4πI डेल्टा एल अपान आर या a स्क्वायर। तो हमें डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। अब पूरी परिधि के कारण इसमें सिग्मा का प्रयोग कर देंगे, तो b बराबर सिग्मा डेल्टा बी की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, तो μ0I अपान 4πa स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा का मतलब योग, डेल्टा एल माने जितने भी खंड हैं, तो सारे खंड जोड़ देंगे तो परिधि तैयार हो जाएगी। तो उस परिधि का सूत्र 2πa, यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू डाल दी, 2 से 2 कट 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, a से a कट गया, और यही हमारी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के बाद ये अगला प्रूफ है जो कि महत्वपूर्ण प्रूफ है, बाहर से अगले पार्ट से लिया गया है, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन की जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होती है वो 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमको
इस प्रूफ का निगमन हमको करना है। तो देखेंगे जो प्रकाश की तीव्रता होती है या प्रकाश की कुल ऊर्जा होती है जिसको एच न्यू कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या मंडलों के रूप में चलता है, तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है और ये दो भागों में विभाजित होती है। यदि कोई प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो इसकी ऊर्जा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक ऊर्जा का एक भाग है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को सतह तक, नीचे की सतह से ऊपर की सतह तक लाने में यूज होता है, और यदि ऊर्जा बच जाती है तो शेष ऊर्जा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश की कुल ऊर्जा होगी एच न्यू वो दो भागों में विभाजित होगी। जो एच न्यू होती है, एक कार्यफलन जो इलेक्ट्रॉनों को नीचे से सतह तक लाता है तो इसको कार्यफलन कहेंगे, और शेष जो बचेगी वो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी देगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एच न्यू है वो दो भागों में विभाजित होगी, एक कार्यफलन और दूसरा गतिज ऊर्जा। तो कार्यफलन उसको कहते हैं कि वह ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उसके पृष्ठ तक लाती है, तो उस ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन, और डिनोटेड बाय डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद भी अगर ऊर्जा का मान बच रहा है तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि जो कुल ऊर्जा है वो दो जगह बटेगी, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में। तो देखते हैं हम लोग जो कुल ऊर्जा है वो कार्यफलन और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, दो चीजों में विभाजित होगी, या ई के इक्वल टू एच न्यू और डब्ल्यू उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। तो अब देखते हैं अगर प्रकाश की जो तीव्रता है उसकी प्रकाश जो गिर रहा है किसी धातु के पृष्ठ पर, अगर उसकी तीव्रता इतनी कम है कि वो केवल धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उसके पृष्ठ तक ला सके, तो उसकी आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं, थर्ड सोल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे यदि देहली आवृत्ति न्यू नॉट हो तो W बराबर हमारा हो जाएगा एच न्यू नॉट। इसके बीच में थोड़ा सा लिख देंगे कि यदि प्रकाश की तीव्रता इतनी है कि वह केवल धातु की सतह से ही इलेक्ट्रॉनों को पृष्ठ तक ला सकती है, तो उस आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति कहेंगे, उसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करेंगे। इस स्थिति में जो कार्यफलन होगा हमारा वो एच न्यू नॉट होगा, क्योंकि तीव्रता इतनी न्यूनतम होगी कि वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगी। तो जब गतिज ऊर्जा नहीं रह जाएगी तो केवल हमारा जो ई के है वो एच न्यू के बराबर हो जाएगा, मगर यहाँ पे न्यू की जगह पर हम लोग न्यू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू की जगह पर हम लोग एच न्यू नॉट डाल देंगे, और एच हमको मिल जाएगा कॉमन। समीकरण नंबर 2, यदि इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v मैक्स हो तो गतिज ऊर्जा E के बराबर हमारी होगी 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। इसलिए अब देखेंगे E के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यही हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। फिर से देखेंगे एक बार कि जो प्रकाश होता है किसी धातु के पृष्ठ पर जब आपतित होता है तो उसकी जो प्रकाश की ऊर्जा है वो दो भागों में विभाजित होती है। एक भाग ऊर्जा का एक भाग जब पृष्ठ पर आपतित होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉनों को पृष्ठ तक लाने में जो है वे हो जाती है। शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देती है। तो कुल ऊर्जा दो जगह बटेगी, एक कार्यफलन जो सतह से पृष्ठ तक इलेक्ट्रॉनों को लाएगा उसको, उस ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी उसे हम लोग ई के कहेंगे। तो एच न्यू हमारा इसका मान ई के और डब्ल्यू के योग के बराबर हो जाएगा। तो ई के का मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से एच न्यू माइनस डब्ल्यू, इसी को समीकरण 1 मान लेंगे।
अब हम देखते हैं अगर प्रकाश की तीव्रता इतनी कम हो कि वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान न कर पाए, तो जब गतिज ऊर्जा नहीं देगी तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का पोर्शन शून्य हो जाएगा, तो W बराबर h न्यू। मगर यहाँ पर आवृत्ति न्यूनतम हो जाएगी, इसलिए न्यू का प्रयोग ना करके हम लोग न्यू नॉट का करेंगे, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो W बराबर हमारा h न्यू नॉट हो जाएगा और इस W का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। h कॉमन मिल गया तो न्यू माइनस न्यू नॉट। यदि इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग हमारा Vmax हो तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mVmax स्क्वायर। यही एक का मान उठा के हम लोगों ने समीकरण 1 में रख दिया और जो समीकरण प्राप्त हुई यही आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। परीक्षा की दृष्टि से 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूफ, इसको 4-5 बार प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा।